यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के मार्क्स 5% से लेकर 40% तक बढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पहली से लेकर 9वीं तक इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनके मार्क्स थोड़े गिर जाते हैं या फिर कम आते हैं। अगर आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स यानी कि 10th और 12th में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम में इतने अच्छे नहीं आ पा रहे। अगर आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और वही कुछ और ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स में कुछ अच्छे मार्क्स लेके नहीं आए, एवरेज लेके आए हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। अगर आप इसका भी कारण जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी कभार जॉब करते वक्त या बिजनेस करते वक्त आप बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डिसीजन गलत होता है और नुकसान हो जाता है। क्या आप इसका कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने इस सीरीज के पार्ट 1 में देखा था कि 11 मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, और उनके में जो 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस थे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। अब हम उसी में से एक इंटेलिजेंस को यानी कि ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट इंटेलिजेंस को अच्छे से डीपली देखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट यानी कि नॉलेज क्या होता है? इंटेलिजेंस में हमने देखा था कि इंटेलिजेंस 3 प्रकार के होते हैं, उसमें थियोरेटिकल पोटेंशियल में ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट आता है। तो ये ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट हमने देखा था कि वो एक स्टोरेज पावर है। अब ये एग्जैक्टली क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है? आपने आजकल के एजुकेशन सिस्टम में देखा होगा कि टीचर्स रेडीमेड नोट्स देते हैं, उन्हें है ना पढ़ाने के लिए रेडीमेड नोट्स देते हैं, शॉर्ट नोट्स देते हैं, फ्लैश कार्ड्स देते हैं, और बच्चे वही लेके पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स देते हैं। और पहले और अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने नोट्स खुद बनाते हैं, खुद से पूरा जो मटेरियल है उसे रिव्यू करते हैं और बनाते हैं। तो ये तो हो गया कि अभी ये स्मार्ट वर्क हो रहा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल रही है, और है ना यहाँ पे ये हार्ड वर्क हो गया कि आप अपने से खुद से नोट्स बना रहे हो। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है? जब आपको नोट्स रेडीमेड मिल रहे हैं तो आपका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन आगे है वही आपको लेके पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को समझना है, यानी कि उसे विजुअलाइज करना है, क्रिएट करना है, क्यूरेट करना है, उसे ऑर्गेनाइज करना है, यूटिलाइज करना है, और उससे मिला के आपको नोट्स बनाने हैं, उसे पूरा तरीके से समराइज करना है। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट या फिर इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कहाँ होता होगा? सही कहा, ये दूसरे ऑप्शन में, जहाँ पे बच्चा खुद से नोट्स बना रहा है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में सभी को अपने सभी रिश्तेदारों का नाम याद रहता था, उनके फ़ोन नंबर्स याद रहते थे, कैलकुलेशंस हम लोग दिमाग में ही कर लेते थे। लेकिन जब कैलकुलेटर आया तो हमने सोचा अभी कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, कैलकुलेटर तो खुद से कैलकुलेशन कर देता है। तो धीरे धीरे हमने जो टेबल्स जो हमें 30 तक 50 तक याद रहते थे वो अभी तक सिर्फ 10 या 20 तक याद रहने लगे। उसके बाद आया मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में सारे फ़ोन नंबर सेव रहने लगे, तो हमें लगा कि अभी फ़ोन नंबर्स याद रखने की क्या ज़रूरत। और धीरे धीरे अब सिर्फ ज़रूरी फ़ोन नंबर्स, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ खुद के फ़ोन नंबर्स याद रहते हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमारी जो दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसी वजह से आजकल बच्चे कम स्कोर करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे। अब हम नॉलेज मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। कहते हैं ज्ञान ही धन होता है, तो धन से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक रिच मेंटेलिटी के वाले लोग होते हैं और दूसरे होते हैं पुअर मेंटेलिटी वाले। अगर आप इन दोनों लोगों को बहुत सारे पैसे दोगे तो क्या होगा? जो रिच मेंटेलिटी वाला इंसान होगा वो उस पैसों को बचाएगा, इन्वेस्ट करेगा,
बढ़ाने का देखेगा और उसे लॉन्ग टर्म यानी कि फ्यूचर के लिए अपने पास रखेगा। और जो पुअर मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो उस पैसे को उसी टाइम पे खर्च कर देंगे, अपनी ड्रीम कार लेंगे, ब्रांडेड कपड़े लेंगे, जूते लेंगे और जो प्रेजेंट है वहाँ पे खर्च करके ख़त्म कर देंगे। दोनों में पैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन एक फ्यूचर के लिए रख रहा है और एक प्रेजेंट में ही उसे ख़त्म कर रहा है। सिमिलरली बच्चों में भी ये दो प्रकार के लोग होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है, जब भी कोई होमवर्क होता है या असाइनमेंट होता है तो खुद से मटेरियल को रिव्यू करता है, रिवाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है और अपना होमवर्क या असाइनमेंट कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो नॉलेज जो है वो स्टोर रहता है और वो फ्यूचर के लिए भी उसके काम में आ सकता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा होता है जो बोलता है कि अभी मुझे ये मार्क्स लेने हैं या फिर होमवर्क कंप्लीट करना है, तो वो शॉर्टकट लेता है, गूगल पे सर्च मारेगा या फिर एआई से अपना पूरा होमवर्क लिखवा लेगा और वही सबमिट कर देता है। उसने वो नॉलेज को एनालाइज नहीं किया, स्टोर नहीं किया, जिसकी वजह से उसमें प्रेजेंट में तो उसे फ़ायदा हुआ लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ स्टोर नहीं हुआ। और जिनके पास नॉलेज फ्यूचर के लिए स्टोर रहता है, यानी कि उनके पास नॉलेज स्टोर रहता है, वही फ्यूचर में जाके सक्सीड हो पाते हैं। और जो ये शॉर्टकट के मेथड्स यूज़ करते हैं उनका प्रेजेंट में तो काम हो जाता है लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ बचता नहीं और इसीलिए वो सक्सीड नहीं हो पाते। ये एक साइकिल है नॉलेज मैनेजमेंट की, जिसके अंदर 5 स्टेप होते हैं: क्रिएट, क्यूरेट, ऑर्गेनाइज, शेयर और यूटिलाइज। मुझे ये बात बताने का दुख है कि आज तक की मेरी ज़िंदगी में मुझे जितना नॉलेज मिला, मेरे टीचर्स ने मुझे भर भर के नॉलेज दिया, एजुकेशन सिस्टम ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रक भर के नॉलेज दिया है, लेकिन नॉलेज एग्जैक्टली क्या होता है, उसे कैसे अपने पास रखे, ये किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि ये साइकिल क्या होती है। नो डाउट ये हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे ये नहीं पढ़ाया जाता कि ये नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है। और इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको ये साइकिल बताने वाली हूँ। आप सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ये साइकिल थोड़ा सा रिलेट करेगा। आपके घर में माँ होती है, उन्होंने सारे मसाले है ना अलग अलग डब्बों में भर के रखे हैं और आप कभी भी उनसे पूछो कि माँ ये मसाला कौन से डब्बे में है, वो बिना देखे बता सकती है कि कहाँ पे वो डब्बा रखा है और किस डब्बे में वो मसाला है। वैसे ही एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होता है, अगर आप वहाँ पे जाके आप पूछो कि ये बुक कहाँ मिलेगी तो बोल देगा कि इस जानरा में, ये शेल्फ के अंदर, ये रो में ये बुक मिल सकती है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या हो रहा है, उनके पास नॉलेज था मसालों का, उन्होंने उसे अच्छे से उसे अच्छे से प्रेजेंट किया, ऑर्गेनाइज किया और उसे अच्छे से शेयर किया और आपने उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन किया। अब हम देखते हैं कि हर एक स्टेप का क्या मतलब आता है। सबसे पहला स्टेप आता है क्रिएट, यानी कि खोज, निर्माण या संकलन। इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या नॉलेज चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन वो गूगल पे कहाँ से आया, किसी ने उसे डिस्कवर किया होगा या फिर वो इन्वेंट हुआ होगा, तब जाके वो नॉलेज आपके पास आया। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप नॉलेज को देखते हो, यानी कि सर्च करते हो, उसे डिस्कवर करते हो या फिर इन्वेंट करते हो, और यही है पूरा पहला स्टेप क्रिएट। उसके बाद नॉलेज को क्यूरेट किया जाता है। क्यूरेट यानी क्या, प्रस्तुति, संयोजन या आयोजन, यानी कि उसे प्रेजेंट किया जाता है। आपके पास नॉलेज तो पड़ा है, आपके पास सारे नंबर सिस्टम पड़े, लेकिन अगर वो ऐसे ही रैंडम जंबल में पड़े हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप उसे अच्छे से प्रेजेंट करते हो, एक लाइन में, एक सीक्वेंस में लगाते हो, तो वो आप उस नॉलेज को क्यूरेट कर रहे हो। अगर आप गूगल पे कोई सर्च करो और गूगल आपको रैंडमली कुछ भी पैराग्राफ दे दे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन गूगल आपको सीक्वेंस में स्लाइड्स देता है या साइट्स देता है, तो वो उस नॉलेज को क्यूरेट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। उस वही आता है हमारा तीसरा स्टेप, ऑर्गेनाइज, यानी कि वर्गीकरण। इसमें नॉलेज को आप कैटेगराइज करते हो। नॉलेज जो है उसे सिर्फ प्रेजेंट करना काफ़ी नहीं होता, उसे कैटेगराइज भी करना पड़ता है। आपके जो नंबर सिस्टम होते हैं, तो बहुत सारे नंबर सिस्टम है, रोमन नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है,
उसको आपने कैटेगराइज किया, आपने डिफ्रेंशिएट किया, तब जाके आपका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ता है। ये था हमारा तीसरा स्टेप, ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद आता है हमारा चौथा स्टेप, शेयर। शेयर यानी नॉलेज का आदान प्रदान। जब आप नॉलेज को लेते हो या देते हो तब वो और बढ़ता है। कहते हैं ना कि टीचर जब पढ़ाता है वो सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो खुद को भी पढ़ाता है, क्योंकि उसका जो नॉलेज है वो और इंक्रीज होता है। तो ये नॉलेज मैनेजमेंट का चौथा स्टेप था कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप दुनिया के साथ शेयर कीजिए और दुनिया में जो नॉलेज है वो आप ग्रहण कीजिए। और उसके बाद आता है पांचवा स्टेप, यूटिलाइज। यूटिलाइज यानी उस नॉलेज का उपयोग या प्रयोग करना। आपके पास अगर दुनिया भर की किताबें आपने पढ़ के रखी है लेकिन आपने उसे उसमें से कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर उस नॉलेज का कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए आप उसे हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए। जब आप उसे यूज़ करोगे तो आप उस नॉलेज के बारे में या फिर उस एक्टिविटी के बारे में और जानोगे, जिससे वो हमें वापस हमारे पहले स्टेप पे लेके आता है जो कि है क्रिएट, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ नया सीखने को मिला। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि थियरी में हम पढ़ते हैं लेकिन जब हम लोग उसे प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो उसमें से हमें कुछ नया मिलता है और ये साइकिल वापस शुरू हो जाती है। तो ये थी हमारी नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल। हमने अभी नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल को देखा, लेकिन अभी इनके स्टेप्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप आता है क्रिएट। अब क्रिएट का एक छोटा सा अपना प्रोसेस होता है। उसमें सबसे पहला स्टेप है सेंसरी रजिस्टर। जैसे कि हमारे जो सेंस ऑर्गन जो हमें सिग्नल देते हैं, वो हमारी आंखें देखती है यानी कि साइट, हमारे कान सुनते हैं यानी कि साउंड, हमारी स्किन जो सेंसिटिव होती है वो यानी कि टच, और ऐसे और दो मिला के पूरे 5 सेंसेस होते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब एक क्रिकेट यानी कि बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है तो वो बॉलर की पोजीशन और स्पीड को देख के ही समझ जाता है कि जो बॉल आ रही है क्या वो बाइट जाएगी या फिर बाउंस होगी, या फिर जो बॉल आ रही है वो 40 की स्पीड से आ रही है, 140 की स्पीड से आ रही है, वो सिर्फ वो देख के ही समझ जाता है। जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हॉर्न बजते ही आप सावधान हो जाते हैं, या फिर एक्सीडेंट की आप आवाज़ सुनते ही ब्रेक लगा लेते हैं, ये दूसरा सेंसेशन हो गया। या फिर कोई आपको चुटली काटे या फिर है ना सुई चुभाए तो आपको जल्दी से पता चल जाता है, आप फ्लिंच कर जाते हो। तो ये जो सिग्नल सारे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन को भेजते हैं, तो वहाँ पे होता है पहला स्टेप सेंसरी रजिस्टर। अब ये हमारी मेमोरी में जाता है, ब्रेन में, और इसी के साथ नॉलेज मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप था क्रिएट का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे नॉलेज मैनेजमेंट का दूसरा स्टेप यानी कि क्यूरेट। अब हमने देखा था कि क्रिएट में सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो सिग्नल्स जो देते हैं वो ब्रेन को देते हैं। अब वो जो सिग्नल्स आते हैं वो क्यूरेट, अभी आएगी प्रोसेस क्यूरेट की। अब जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो 2 जगह जाते हैं, एक वर्किंग मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पहले जितने भी एक्सपीरियंसेस थे या हमने जितना भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है वो रहता है, और वर्किंग मेमोरी में ऑन द स्पॉट काम होता है। अब आपके जो सिग्नल्स आए, जैसे कि जो बैट्समैन ने जो बॉल का पोजीशन देखा, या फिर आपने जो हॉर्न सुना था, या फिर आपको जो चुभन महसूस हुई थी, वो सारे सिग्नल वर्किंग मेमोरी में जाते हैं। अब उसका भी एक छोटा अपना प्रोसेस है। पहला वो देता है अटेंशन कि वो कैसे आ रहा है, बॉल कैसे आ रहा है, ये जो साउंड आया था वो कहाँ से आया था, आपको चुभन कहाँ महसूस हुई थी। फिर वो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में देखने के लिए कि आपके साथ ऐसा पहले कभी हुआ था क्या, यानी कि चंकिंग कर रहा है। पहले अटेंशन दिया फिर चंक किया उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्या आपके साथ पहले ऐसे कभी हुआ है क्या, और फिर उसे किया एनकोड। एनकोड यानी कि उसे एक नाम दिया, एक टैग दिया, जैसे कि ये जो बॉल आ रही है वो वाइड जाने वाली है, तो आपने उसे उस इंफॉर्मेशन को एनकोड किया, और यही जो सिग्नल मिला था और उसके ऊपर ये जो सारा प्रोसेस किया, यही है हमारे नॉलेज मैनेजमेंट का दूसरा स्टेप यानी कि क्यूरेट। और अब ये जो सारा इंफॉर्मेशन हमने क्यूरेट किया है वो अब आगे जाता है नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम देखेंगे नॉलेज मैनेजमेंट का तीसरा स्टेप जो कि है ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज का एक अपना अलग प्रोसेस होता है। हमने देखा कि हमें सेंसेशन के सिग्नल्स रिसीव होते हैं, उसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, यानी कि हमने
और जो क्रिएट और क्यूरेट तो कर दिया, अब आता है ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज यानी कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने क्रिएट और क्यूरेट कर दिया, अब इसे हम लोग एक्वायर और एनकोड कर दिया। हमने सिग्नल भेजे थे वो एक्वायर एंड एनकोड, और उसके बाद उसे हम लोग स्ट्रक्चर देते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, हम लोग उसे कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 पेड़ हैं। अगर ये लाइन स्टार्टिंग में सुनते हो और अगर वो पोइट्री की तरफ जा रहा है तो वो लिटरेचर में आता है, और अगर वो 10 नंबर पे आप फोकस करो तो वो मैथ्स में जाता है, और आप पेड़ पे फोकस करो तो साइंस में जाता है। यानी आपके पास 3 कैटेगरीज है, लेकिन जब आप उसे पूरा क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, समझोगे, तब आप बता पाओगे कि वो क्वेश्चन इन तीनों में कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वही होता है ऑर्गेनाइज। तो हमने यहाँ पे जो क्रिएट और क्यूरेट कर दिया, अब यहाँ से हम लोग है ना ऑर्गेनाइज करते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद वापस फीडबैक देते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे सेव करने के लिए, क्योंकि हमारी कैटेगरी जो होती है वो हमारी मेमोरी में ही सेव होती है, और वहाँ पे हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइज। हमने पहले इस इमेज में देखा था कि हमारी नॉलेज जो है वो सेंसरी रजिस्टर से क्रिएट हो रही है, वर्किंग मेमोरी में क्यूरेट हो रही है, अब वो जाके होगी स्टोर कहाँ होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चलिए इसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो वो 2 प्रकार से स्टोर हो रही है, इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये लिमिटेड ले लेते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेटिव नॉलेज है और प्रोसीजरल नॉलेज है, उसे वापस और 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। यहाँ पे एपिसोडिक नॉलेज जिसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंसेस आते हैं, सिमेंटिक नॉलेज जिसके अंदर फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फिर प्रोसीजरल नॉलेज को भी और 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, स्किल्स और कंडीशनल नॉलेज। स्किल्स के अंदर आता है हैबिट्स एंड स्किल्स, कंडीशनल नॉलेज के अंदर आता है स्ट्रेटेजीज एंड रूल्स। अब हमारे ब्रेन में इतनी ही कैटेगरीज नहीं होती, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोग जब भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसे कैसे कैटेगराइज करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे पहले उसकी मेन कैटेगरी देखेंगे, फिर उसकी सब कैटेगरी में जाके उसे स्टोर करेंगे। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइज यानी कि कैटेगराइजेशन काम करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे माँ को पता होता है कि उनके किचन में कहाँ पे कौन से डब्बे में कौन सा जो स्पाइस है या फिर कौन सा मसाला रखा गया है। ये कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने उस पूरे मसालों को ऑर्गेनाइज किया है। एक लाइब्रेरियन को पता होता है कि कौन से आइल में कौन से शेल्फ पे कौन से टाइप की बुक्स होगी। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि उसने उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया है। अगर हम लोग डेली लाइफ का कोई एग्जाम्पल देखने जाए तो मान लीजिए आप अपने दोस्त से 20 साल बाद मिल रहे हैं, तो आप उनसे मिलते ही उनके रिलेटेड जितनी भी यादें होती है वो आपके दिमाग में वापस आ जाती है, आप उसे उन यादों को रिकॉल करते हो। वो कैसे कर पाते हो, क्योंकि आपके ब्रेन ने उसे ऑलरेडी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैटेगराइज करके रखा है। फ्रेंड्स के अंदर वो पर्टिकुलर इंसान और उसकी सारी यादें कैटेगराइज्ड है, और जब आप उनके साथ बात करने लगते हो और जब वो किसी और का नाम लेते हैं तो उनकी भी यादें आती है, यानी कि रिकॉल होता है। तो ये कैसे संभव है, जब आप अपने इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हो। तो यही था हमारे नॉलेज सिस्टम का तीसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइज। अब हम देखेंगे ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट का चौथा स्टेप, जो कि है शेयर। अब इसे डिटेल में देखेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो पहला इंसान है उसने पूरा क्रिएट, क्यूरेट और ऑर्गेनाइज कर चुका है। अब उसे ये दूसरे इंसान को बताना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो डिसाइड करेगा कि कौन सा थॉट लेना है और उसे सोशलाइजेशन और एक्सटर्नलाइजेशन के थ्रू उसे देगा। अब वो कैसे होता है सोशलाइजेशन एंड एक्सटर्नलाइजेशन, हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं, या फिर कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कहीं पे हम किसी और को सिखाते हैं, तो इन सारे मीडियम्स के थ्रू हमारी जो नॉलेज है वो बाहर शेयर होती है, और शेयर होने के बाद
वो खुद प्रोसेस करता है या फिर यूटिलाइज करता है, तो उसके दिमाग में वापस से ये पूरा नॉलेज मैनेजमेंट का सिस्टम कंटिन्यू हो गया है और वहाँ से फिर उसे फीडबैक देता है, और जब फीडबैक देता है तो ये प्रोसेस वापस शुरू हो जाती है। तो ये था शेयर। अब इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब भी टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक का लिखा हुआ नहीं बताते, उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, उन्होंने अपने टाइम पे भी वो टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, उनके खुद के कुछ एक्सपीरियंस है जो वहाँ पे रिलेट करते थे, या फिर कुछ करंट में अभी कुछ ऐसा सिचुएशन आया होगा जो उससे रिलेट होता है। तो टीचर्स इन सब का एक समूह मिला के स्टूडेंट्स को समझाते हैं, बताते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट्स उसी को सोच के समझ के फिर अपना फीडबैक देते हैं। तो ये था पूरा नॉलेज मैनेजमेंट का शेयर का प्रोसेस। अब हम देखेंगे ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट का सबसे लास्ट स्टेप जो कि है यूटिलाइज। अब यूटिलाइजेशन का एक अपना प्रोसेस है जिसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। हमने यहाँ तक तो देखा था कि कैसे नॉलेज क्रिएट, क्यूरेट, ऑर्गेनाइज और शेयर होता है, कौन से माध्यम से शेयर होता है। लेकिन शेयर करते वक्त एक और प्रोसेस हमारे दिमाग के अंदर चलती है, तो वो क्या है? जब हम शेयर करते हैं नॉलेज को, उसके बाद आता है हम लोग उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम लोग उसे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कौन कौन से प्रकार से करते हैं? हम लोग है ना प्रैक्टिस करते हैं, उससे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनसे सीखते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं या खुद से रिफ्लेक्ट करते हैं। जब ये सारी प्रोसेस हो रही होती है तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो उसके बाद आता है एक्सटर्नल आउटपुट। हमने ये सब प्रोसेस तो किया, अब उसका एक रिजल्ट आएगा। जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसकी वजह से हम लोग उसे ऑब्जर्व करेंगे और उससे हमारे एक्सपीरियंस और बिहेवियर में चेंजेस होंगे। हमने पहले जो पढ़ा था और जो हम लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से चेंज होगा। और जब हम लोग जाएंगे हमारे मेटाकॉग्निशन यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर, जब हमारे ब्रेन के अंदर जाता है ये इंफॉर्मेशन, तो हम लोग उसे सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, और सेल्फ रिफ्लेक्ट के टाइम पे हमें नए इंफॉर्मेशन, नया पर्सपेक्टिव मिलता है उस नॉलेज को लेने का, और फिर उसी का फीडबैक जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, और ये ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट का सिस्टम वापस से शुरू हो जाता है। उस फीडबैक से वापस आता है हमारा पहला स्टेप, क्रिएट। तो इसी के साथ हमारा ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस था, साइकिल था, वो कंप्लीट हो गया है। अब इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे। जब टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस तो देते ही हैं। अब स्टूडेंट्स जब भी एग्ज़ाम में वो आंसर लिखने जाएंगे तो वो बुक का नॉलेज लिखेंगे, टीचर्स ने जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था वो भी लिखेंगे, और उससे एनालाइज करके उन्होंने जो खुद से समझा था उसे भी लिखेंगे। तो ये एक यूटिलाइजेशन का एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल बन सकता है। अभी हम नॉलेज मैनेजमेंट के कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पे आपको दो तस्वीरें दिख रही है। यहाँ पे एक व्यक्ति को खाने के टेस्ट का नॉलेज है और दूसरे व्यक्ति को टेस्ट का भी नॉलेज है और साथ में खाना कैसे बनाना है उसका भी नॉलेज है। जिस व्यक्ति को सिर्फ टेस्ट का नॉलेज है उसे सिर्फ खुद को बेनिफिट होगा, लेकिन जिसे खाना बनाने का नॉलेज है वो उसे शेयर कर सकता है, तो उनके साथ साथ बाकी सबको भी बेनिफिट होगा। इसीलिए आपको पूरी नॉलेज मैनेजमेंट की साइकिल फॉलो करनी चाहिए। हमारा अब जो अगला एग्जाम्पल है वो है महर्षि वेद व्यास जी का। आपको पता है कि हिंदू धर्म में 4 वेद है, लेकिन ये चारों वेद किसी एक ऋषि ने नहीं लिखे। इसमें हजारों श्लोक हैं और वो हजारों ऋषि मुनियों ने मिलके लिखे। महर्षि वेद व्यास जी ने इन सभी श्लोकों को ऑर्गेनाइज किया और कैटेगराइज किया इन 4 वेदों में, और जिसकी वजह से ये आज तक हमें नॉलेज मिल रहा है। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है महर्षि चरक का। हमारा जो आयुर्वेदा है उसके ऊपर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया और उसे श्लोक के फॉर्म में लिखा। महर्षि चरक ने उन सभी श्लोकों को ऑर्गेनाइज किया और चरक संहिता लिखी, और जिसकी वजह से ये नॉलेज आज अवेलेबल है। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है
महर्षि पाणिनि का। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण के जितने भी रूल्स थे वो लिखे थे और उन्होंने उसे इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था कि उसमें से 3959 रूल्स जो है वो आज के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होते हैं। उन्होंने नॉलेज मैनेजमेंट की साइकिल को इतने अच्छी तरीके से फॉलो किया कि उसका जो यूटिलाइजेशन है वो आज के दौर पे भी हो रहा है। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का। इन्होंने अपना जो नॉलेज था उसे कैटेगराइज किया, ऑर्गेनाइज किया, लोगों के साथ शेयर किया। वो शेयर होने के बाद लोग खुद अपने आप ऑर्गेनाइज हो गए और कम्युनिटीज बनी। ये एक नॉलेज मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है आदि शंकराचार्य का। इन्होंने अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया, कैटेगराइज किया और 4 धाम बनाए। हर भारत के 4 कोनों में 4 धाम बनाए। ये ऑर्गेनाइज स्टेप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है लियोनार्डो दा विंची का। उन्होंने अपना साइंस का जो नॉलेज था उसे आर्ट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके शेयर किया है। आज उनका नॉलेज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ये थे नॉलेज मैनेजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स। हमने आज के वीडियो में जाना कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। हमने यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। अब मेरा एक होमवर्क है, आप इस लिस्ट का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही एक खुद से एक लिस्ट बना सकते हैं और हर एक के सामने पॉइंट्स या फिर मार्क्स दे सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना चार्ट बनाएं और देखिए कि आपका नॉलेज मैनेजमेंट एग्जैक्टली कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे चार्ट बनाने का तरीका। हर एक के सामने एक चार्ट बना सकते हो, उसमें आपने पॉजिटिव कितने मार्क्स है, नेगेटिव कितने मार्क्स है, उसका एक ओवरऑल चार्ट बना सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज मैनेजमेंट कितना पानी में है और कितना पानी के ऊपर। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है या फिर ये कुछ थोड़ा मुश्किल है या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है और आपको मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट की लिंक है जहाँ पे आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री में मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके हेल्प ले सकते हैं। हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी है। यहाँ पे हमने जो एक पेज दिखाया था ये सिर्फ है ना पूरे रिपोर्ट का एक पेज है। ऐसे ही हर एक 11 मैनेजमेंट स्किल का हर एक पेज ऐसा डिटेल में दिया गया है और 60 पेजेस का पूरा रिपोर्ट है जो 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जिससे आपकी जितने भी मैनेजमेंट स्किल्स है उसका आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल सकता है और आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। मैंने पूरी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने बर्थडे के लिए है ना 1500 का खर्च करते हैं केक के ऊपर 15। मुझे बड़े ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मैंने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो 6 महीने में खराब पड़ने वाला फटने वाला शर्ट है उसके ऊपर हज़ारों का खर्चा करते हैं। 4 घंटे में पचने वाला जो खाना है उसके ऊपर भी हज़ारों का खर्च करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट या ये एक्टिविटीज़ जिससे आपकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है या मैनेजमेंट स्किल्स है वो डेवलप हो सकती है, आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं, उसके ऊपर बार्गेनिंग करते रहते हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, फिर भी आप बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन जो दिखावटी प्रेम है जैसे कि कपड़े या खाना, उसके ऊपर आप खर्चा करने पे 2 बार भी नहीं सोचते। मैं आपसे विनती करना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप से और अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप उन्हें डेवलप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने मैनेजमेंट स्किल पे जो डेवलप होता है उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको पता चलेगा कि आपके मैनेजमेंट स्किल कैसे हैं, कौन से लेवल पे है, तब जाके आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपसे ये एक्टिविटी के साथ हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, आपको मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ऐसे जो रिपोर्ट्स हैं उनका भी सहायता आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये सहायता चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और वेबसाइट की लिंक है वो वहाँ पे है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाएगी।
वीडियो के एंड में एक स्लाइड होगी, आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे के और मैनेजमेंट स्किल्स की जो मैंने सीरीज़ बनाई है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।